Good afternoon, guys. This is a new topic we are going to start. Chapter number 5, that is documentation, mergers and amalgamation. Now, this is related to mergers and amalgamation, but this is related to many documentations, right? So, when you go for mergers, when you go for amalgamation, various company requires documentation. Documentation plays very important role. ठीक है, documentation बहुत important role play करता है, and this chapter is full about that documentation. अभी यहाँ पे तुम लोग को क्या पढ़ना है बेसिकली, ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट्स जस्ट ओके यू रीड वन टाइम। अगर तुम इंट्रोडक्शन में देखोगे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ मर्जर्स एंड अमालगमेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंटेशन वेराइज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो देख लो क्या लिखा है, वही लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन mergers and amalgamations, ठीक है, and the quantum of obligation depends upon the size of the companies. So यही लिखा हुआ है। और बहुत फॉरेन कोलैबोरेशंस होते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ते हैं, सेबी के रेगुलेशंस, आरबीआई के रेगुलेशंस, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन, सारी रेगुलेटरी बॉडीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उन लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, देन जाके कुछ अमालगमेशंस एंड मर्जर्स का स्कीम अप्रूव होता है। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ आपको समझने के लिए अगर समझना है तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो, अदरवाइज इट्स ओके। मेन चैप्टर स्टार्ट होता है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन द केस ऑफ द स्कीम। चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी यहाँ पे देखो मेन जो है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मर्जर्स एंड अमालगमेशन, कौन से डिफरेंट लिस्ट है आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाने पड़ेंगे इफ योर कंपनी गोज इनटू मर्जर्स एंड अमालगमेशन। लेट्स स्टार्ट। अब आई होप तुमको पता है, जब भी मैंने बोला एक्स कंपनी इज मर्ज्ड विथ वाई कंपनी, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ एक्स कंपनी इज मर्ज्ड विथ वाई कंपनी का मतलब होगा एक्स कंपनी स्वाहा हो गए, खत्म हो गए और नया कंपनी फॉर्म हुआ, दैट इज वाई कंपनी, और वाई कंपनी का पावर्स बढ़ गया, बेसिकली वाई कंपनी का पावर्स बढ़ गया, ठीक है। सो एक ट्रांसफरर कंपनी होता है और एक ट्रांसफरी कंपनी होता है। एक जो है वो ट्रांसफरर कंपनी है एंड एक जो है वो ट्रांसफरर कंपनी है एंड वाई जो है वो ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी एंड सेकंड कंपनी को कौन से डॉक्यूमेंट, यानी ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी को पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, पहले वो देखने के। अगर तुमको एक्स लिमिटेड का डॉक्यूमेंटेशन समझ गया ना तो वाई लिमिटेड का डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट डिफरेंस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ द डॉक्यूमेंटेशन। What are the list of documents to be filed in the case of the scheme of amalgamations and mergers? चलो start करते हैं। First, memorandum of association. I don't think so इसमें कोई मेरे को explanation करने की ज़रूरत है, ये सारे documents है जो आपको फाइल करने पड़ेंगे। First is memorandum of association of first applicant company, मतलब X Limited का, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट जो कंपनी होगा उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके ऑडिटेड बैलेंस शीट, देखो सेकंड है ऑडिटेड बैलेंस शीट है, बोर्ड रेजोल्यूशन, उन लोगों ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा, अप्रूवल लिया होगा, तो ऑब्वियसली बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द स्कीम्स, लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो, और फिर आपको ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए कि ओके हमको अमालगमेशन चलेगा, ठीक है, वो भी एफिडेविट पे लिखा हुआ चाहिए। सो एक एफिडेविट होता है, इट्स अ फॉर्मेट, वहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दिया है वो लिखा होना चाहिए। सो आई होप 5 डॉक्यूमेंट समझे। फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड जो है वो है ऑडिटेड बैलेंस शीट, थर्ड जो है वो तुम्हारा बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी, ऑब्वियसली सोचो बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही होगा, लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और उसका एफिडेविट, कंसर्न एफिडेविट फाइल्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है। अच्छा, अब एफिडेविट की बात है तो पूरा एफिडेविट खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसेंट एफिडेविट बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, मतलब उनके कंपनी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनके भी एफिडेविट चाहिए कि हमको अमालगमेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। सो पॉजिटिव कंसेंट चाहिए, लाइक हमको अमालगमेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एफिडेविट 2 जन का चाहिए, एक इक्विटी शेयर होल्डर का चाहिए एंड सेकेंड एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का चाहिए। सो आई होप ये समझा। अभी अगर 6 पॉइंट हो गए, बाकी के 3 पॉइंट ऑडिटर सर्टिफिकेट रिलेटेड है। सो देखो बाकी के 3 पॉइंट देखोगे तो ऑडिटर सर्टिफिकेट रिलेटेड है। अभी बाकी के 3 पॉइंट ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या होगा, कैसे याद रखोगे, क्रेडिटर्स के 2 क्रेडिटर्स के, मतलब ऑडिटर्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए स्टेटिंग दैट कितने नंबर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और कितने नंबर ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। तो 2 हो गया ऑडिटर सर्टिफिकेट स्टेटिंग आउट नंबर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, नंबर ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आई होप क्लियर हो गया। एंड लास्ट में ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर के पास सर्टिफिकेट चाहिए कि बॉस कंपनी ने सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी अमालगमेशन के सीम्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और वो सब कंप्लाई किया हुआ है। आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट एप्लीकेंट के हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया। वापस बोल रही हूँ, सबसे पहले याद करो, बोर्ड रेजोल्यूशन से याद करो, चाहिए तो वही याद रखो, सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी याद रखो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का हार्ट है ऑब्वियसली, कंपनी का चार्टर ऑफ द कंपनी है, प्लस आपको बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, तो वो 3 याद रह जाएंगे। वंस वो 3 याद रहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स पे फोकस करो। लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस, एक बार लिस्ट हो गया तो ऑब्वियसली उनके पास से एफिडेविट लेना पड़ेगा, एफिडेविट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर एफिडेविट याद आया तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड क्रेडिट के पास भी एफिडेविट लेना पड़ेगा। ये तुम्हारे 6 पॉइंट्स हो गए। देन बाकी के 3 पॉइंट्स ऑडिटर्स सर्टिफिकेट के हैं। आई होप क्लियर हो गया। अभी यही मैं कॉपी पेस्ट करूंगी एक माइनर डिफरेंस के साथ, तुम देख लो कौन सा माइनर डिफरेंस है। सेकंड एप्लीकेंट का यानी ट्रांसफर री कंपनी का है, देख लो कौन सा डिफरेंस है। फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है, थर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी दिया होगा, लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, देखो लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर दिया, बट अभी इधर हर जगह सेकंड एप्लीकेंट लिखा हुआ है। सो मैम 4 पॉइंट्स तो सिंपल हमको समझ में आ ही गया। अभी कंसर्न एफिडेविट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दिया है, ठीक है। एफिडेविट हम लोगों ने वहां पे 2 एफिडेविट किए थे, इधर भी 2 ही एफिडेविट है, ठीक है। एफिडेविट वहां पे कौन से थे, 2 एफिडेविट, एक इक्विटी शेयर होल्डर का एफिडेविट था और दूसरा कौन सा था बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। So affidavit filed by number of unsecured creditors and number of secured creditors, वो 2 हो गए। और 3 ऑडिटर सर्टिफिकेट तो सेम ही है, ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑफ लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड कंपनी ने सारे अमालगम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो बराबर कंप्लाई किए हुए हैं या वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया है। सो 9 पॉइंट आ गए, 9 पॉइंट आ गए, सो टोटल 18 पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ next, this points, this is nothing but a certificate from a chartered accountant relating to non-applicability of obtaining valuation report। अभी मैं तुमको दिखाती हूँ ये क्या होता है। फेयरनेस ओपिनियन इशूड बाय मर्चेंट बैंकर, मतलब ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर ने अपना ओपिनियन दिया है कि ये दिस स्कीम इज फेयर इनफ, इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज, ठीक है। सो वो फेयर है, किसी के ऊपर अनफेयर नहीं हो रहा है, बस वो एक होना चाहिए। प्लस आप जो स्कीम बना रहे हो वो स्कीम आपको स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना पड़ता है पहले, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन लेटर, अगर अब कुछ वो लोगों को कमेंट्स देना है तो वो कमेंट्स देगा, अगर कमेंट्स देगा तो ऑब्जर्वेशन लेटर होगा, अगर सपोज उनको कोई कमेंट्स नहीं देना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। बट अगर सपोज मान लो कमेंट्स है तो ऑब्जर्वेशन लेटर होगा, और कोई कमेंट्स नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेटर इशूड बाय द स्टॉक एक्सचेंज अप्रूविंग द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, ठीक है। आई होप
ये क्लियर हुआ है। सो अभी मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटिंग टू नॉन एप्लीकेबिलिटी अबाउट वैल्यूएशन और एक अंडरटेकिंग होना चाहिए फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटिंग टू नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 9A ऑफ एनेक्चर 1 ऑफ सेबी सर्कुलर। ठीक है, वो मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ कि कहाँ है। चलो मैं तुमको वो नॉन एप्लीकेबिलिटी का सर्टिफिकेट एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज ऑब्वियसली ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया होगा। तुमको अगर दिख रहा है वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन होगी प्लस मेंबरशिप नंबर लिखा होगा। ये देखो यहाँ पे फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट किधर इधर लिखा है सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे देखो मर्जर हो रहा था, किसका मर्जर हो रहा था? ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टर्स ऑफ गिल्डर्स जी, यहाँ पे लिखा है गिल्ड्रेल्स ऑर्बिटो एंड कंपनी लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, वो लोगों का मर्जर हो रहा था। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने ये सर्टिफिकेट इशू करके दिया है बॉस के सेबी का जो भी सर्कुलर है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है देखो, अंडरटेकिंग ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर थ्रू पोस्टल बैलेट ई वोटिंग। ठीक है, प्लस सेबी का जो भी सर्कुलर था वो 9C एनेक्चर 1 वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम बेसिकली ये क्या है 9C एनेक्चर 1 करके? सो देखो इसमें क्लियरली लिखा है जहाँ पे प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे एक कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को एडिशनल शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, ऑब्वियसली उसको एडिशनल शेयर्स इशू करती है और बिकॉज ऑफ दैट मर्जर्स एंड अमालगमेशन उसको एक एडिशनल शेयर्स मिल जाता है। तो ये ऑब्वियसली अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि यहाँ पे बायस्ड ओपिनियन नहीं हुआ है, प्रमोटर्स को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। बट ये स्कीम में क्या हुआ है ना, ये स्कीम में किधर भी प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए देखो तुमको दिखा होगा रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी दिखा होगा। ठीक है, दिस पैराग्राफ यानी सी मतलब ये 9(1) है, क्या लिखा हुआ है, वेयर एडिशनल शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू द प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी क्यों है वो रीजन दिया है। दिस पैराग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल एज कंसिडरेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, वो जो भी ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम GACL ये कंपनी का नाम है टू BBL इन द टर्म्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही ये ट्रांसफर हुआ है, BBL को ही ट्रांसफर हुआ है, ना कि प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप को कोई एडिशनल शेयर्स मिला हुआ है। सो बस एक अंडरटेकिंग होता है, ये अंडरटेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा, ये सर्टिफिकेट बना के देगा, वो सर्टिफिकेट आपको ऑब्वियसली फाइल करना है। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको फाइल करने हैं। आई होप क्लियर हुआ अभी ये। आई होप ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन तुमको समझ गया है। एक बार नोट्स में देख लेते हैं कहाँ पे है ये सब चीज़। ठीक है, नोट्स में यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वही मैंने तुम लोग को PPT में दिखाया था। ये लिस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स है कि बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने पड़ेंगे, वही मैंने जो भी वहाँ पे लिस्ट में लिखा है वही सेम चीज़ इधर लिखा है। नाउ वी आर डूइंग नाउ प्रोसेस ऑफ अमालगमेशंस। अमालगमेशंस एंड मर्जर्स के लिए आपको सबसे पहले NCLT को अप्लाई करना पड़ेगा। NCLT को अप्लाई करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे you have to file an application to NCLT. Now who will file an application to NCLT? ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी फाइल करेगा। और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा तुम लोग को पता है, कंपनीज एक्ट में हुआ होगा सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो सारे मर्जर्स एंड अमालगमेशन के वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर मर्जर्स एंड अमालगमेशन शैल बी फाइल विद ट्रिब्यूनल। ठीक है, बाय बोथ ट्रांसफरर्स एंड ट्रांसफरी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ द पिटिशन अंडर सेक्शन 230 to 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सैंक्शनिंग द स्कीम। पर याद रखो, आप ट्रिब्यूनल में अप्लाई करते हो उसके पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैंने क्लियरली बोला है। और स्टॉक एक्सचेंज को जब भी आप अप्लाई करते हो, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जर्वेशन लेटर देगा, और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। वो जो भी देगा वो आपको NCLT में फाइल करना है। ओके, डन विद दैट।
उसके बाद when one or more company also is involved in mergers and amalgamation, तो क्या हो जाएगा, मतलब मान लो 2 ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी कंपनी है, और अगर 2 ट्रांसफरर कंपनी का जुरिडिक्शंस अलग है तो 2 अलग अलग जुरिडिक्शंस के वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर आप स्मूदन द प्रोसेस, एक जगह पे जुरिडिक्शंस लेके आ जाओ, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ कंप्लाई करना, 2 ही ट्रिब्यूनल में सेम चीज़ वापस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो बेटर क्या कर लो ना, आप एक ही जगह पे जुरिडिक्शंस लेके आ जाओ, एक ही जगह पे कंपनी लेके आ जाओ, फिर तुम वो करो. देन इट इज़ अगेन योर कॉल, आपको जैसे करना है. बट इफ़ 2 और मोर कंपनीज आर इन्वॉल्व, तो आपको ईच ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एक्स कंपनी है, उसका अलग ट्रिब्यूनल है, वाई कंपनी है, उसका अलग ट्रिब्यूनल है. ठीक है, तो एक्स कंपनी अपना स्कीम ऑफ अमालगमेशन उसके ट्रिब्यूनल में फाइल करेगी, वाई कंपनी अपना अमालगमेशन का स्कीम उसके ट्रिब्यूनल में फाइल करेगी. ये ट्रांसफरर का हो गया. और ट्रांसफरी अपने ट्रिब्यूनल में वो अमालगमेशन के स्कीम्स फाइल होगी. सो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगा, बट इट्स ओके, नेवरदलेस इट्स ओके. अगर ऐसा करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो. तो देखो वहाँ पे लिखा, व्हेन मोर देन 1 कंपनी इज इन्वॉल्व इन द स्कीम, सच एप्लीकेशन मे बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी में बी फाइल. जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हो, बट जॉइंट एप्लीकेशन बच्चा कभी दे सकते हो जब भी दोनों का ट्रिब्यूनल सेम है, तो जॉइंट एप्लीकेशन आप दे सकते हो. बट अगर दोनों का ट्रिब्यूनल अलग है तो देखो क्या लिखा है, द जुरिडिक्शन ओवर दोस. ठीक है, बोथ द कंपनी शैल हैव टू फाइल अ सेपरेट पिटिशन विद द रिस्पेक्टिव ट्रिब्यूनल्स. अगर दोनों का जुरिडिक्शंस अलग है, देन दे हैव टू फाइल द पिटिशन विद द रिस्पेक्टिव ट्रिब्यूनल्स. हाउएवर, एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड स्मूदन द प्रोसेस, मैंने वो बोल दिया, फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एक जगह पे लेके आ जाओ. ठीक है, ताकि वो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाए. 2 ट्रिब्यूनल में सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने से अच्छा एक ही ट्रिब्यूनल में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो. आई होप इतना क्लियर हुआ है. सो दिस आर पर्सन एलिजिबल फॉर फाइलिंग द पिटिशन बिफोर NCLT. अगर सपोज मान लो तुमको ड्राफ्ट नहीं आया, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आया. सो तुमको ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को सिर्फ हेडर्स याद रखने हैं कि हेडर्स में कौन से हेडर्स आते हैं, मेन जो हेडर्स होते हैं वो याद रखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ ड्राफ्टिंग ऑफ द स्कीम. चलो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है. ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डिटेल्स देते हो, मतलब कौन सी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, कौन सी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है, उनका सिन नंबर क्या है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बिजनेस लिखा हुआ, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है, मेन उनका जुरिडिक्शंस कहाँ आता है, दिल्ली जुरिडिक्शंस में आता है या तो अहमदाबाद जुरिडिक्शंस में आता है, वो आप लिखोगे. प्लस आप मेन तो रीजन लिखोगे क्यों यू आर गोइंग इनटू द स्कीम ऑफ सच अमालगमेशंस और मर्जर्स. एंड मेन आपको शेयर कैपिटल लिखना है, शेयर कैपिटल ऑफ बोथ द कंपनीज लिखना है. ट्रांसफरर कंपनी के कितने हैं एंड ट्रांसफरी कंपनी के कितने हैं. और एक होता है वो डेफिनेशन क्लॉज होता है, मतलब उसमें आप वेरियस डेफिनेशंस लिखोगे. ये स्कीम में एक्ट का डेफिनेशन ये है, ये स्कीम में एफिडेविट का डेफिनेशन ये है, ये स्कीम में इसका डेफिनेशन ये है. बट द बेस्ट पार्ट, डेफिनेशन का पार्ट ऑब्वियसली बहुत ईजी है, सबका सेम ही रहता है. सो आप है ना गूगल से लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो. बस बाकी के सारे डिटेल्स आपको भरना पड़ेंगे. ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के नंबर, उसके सिन नंबर, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या नेचर ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, वो आपको करना पड़ेगा. तो दिस कंप्लीट्स विथ माय फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं तुमको दिखा देती हूँ रियली कि इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखता बेसिकली कैसा है. ठीक है, ताकि तुम लोग देख सके.
ठीक है, ये देखो स्कीम ऑफ अमालगमेशंस है और मर्जर्स है। इसमें जो ग्लैक्सो था वो जो ट्रांसफरर कंपनी था और हिंदुस्तान लीवर था जो ट्रांसफरी कंपनी था। ऑब्वियसली तुम लोग को पता है ग्लैक्सो और हिंदुस्तान लीवर, ग्लैक्सो ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान लीवर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। सो ये बस उसका स्कीम है, ये रियल स्कीम जो भी ड्राफ्ट हुआ था वो है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज मतलब कंपनी का नाम, उसका सिन नंबर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वही दिया हुआ है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कीम मतलब स्कीम क्या है, अमालगमेशंस है, मर्जर्स है, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देखो कि रैशनल फॉर द स्कीम मतलब रीजन फॉर द स्कीम कि बॉस आप क्यों अमालगमेशंस कर रहे हो या क्यों मर्जर्स कर रहे हो। सो ऑब्वियसली वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफरर कंपनी का ब्रांड था हॉर्लिक्स था एंड बूस्ट था, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है बट वो अभी नहीं करना चाहते, इसके लिए वो लोग हिंदुस्तान लीवर को वो ब्रांड नेम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो सब लिखा है, पूरा रैशनल लिखा है, मतलब रीज़न लिखा है सच अमालगमेशन। उसके बाद स्कीम में डेफिनेशन क्लॉज लिखा है। देखो यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है, अमालगमेशन का मतलब क्या है, अपॉइंटेड डेट का मतलब, बोर्ड का मतलब, इफेक्टिव डेट का मतलब, एलिजिबल मेंबर्स, एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब। सो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स के डेफिनेशंस इधर लिखे हुए हैं। ये डेफिनेशंस ऑब्वियसली रेडी अवेलेबल है। सो ये सारे डेफिनेशंस आप जब स्कीम ड्राफ्ट करोगे तो यहाँ से गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो ये डेफिनेशन क्लॉज चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है सारी स्कीम्स में, ठीक है। चेंज होता है तो ऊपर वाला पार्ट। एंड लास्ट मैंने आपको तुमको बोला शेयर कैपिटल। देखो इधर नीचे शेयर कैपिटल्स लिखे होंगे, ये सारे डेफिनेशन। ये देखो शेयर कैपिटल लिखा है, यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी का शेयर कैपिटल लिखा है, ये देखो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर कैपिटल लिखा है, ऑथराइज कैपिटल कितना है, उसके नीचे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखा होगा एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल लिखा होगा, ठीक है। सेम वे ट्रांसफरी कंपनी का लिखा है ऑथराइज कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना है वो सब लिखा है। तो दिस एंड्स विथ माई इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज माई पार्ट 1। आई होप इतना क्लियर हुआ है। नाउ कम टू पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 जो है बेसिकली वो ऑपरेटिंग पार्ट है। चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ पहले क्या क्या होता है पार्ट 2 में, देन विल कंटिन्यू, ठीक है। पार्ट 2 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द स्कीम। सो दिस इज एन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द स्कीम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जो भी मर्जर होगा, कौन सी डेट पे मर्जर होगा, मतलब विच डेट विल बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव डेट और यू कैन से अपॉइंटेड डेट। सो वहाँ पे क्लियरली डेट मेंशन कर देने का, ये डेट से हम मर्जर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपॉइंटेड डेट लिखा होगा, क्लियरली जो डेट्स लिखा होगा, या तो फिर आप डेट ना लिख के सिर्फ उतना लिख सकते हो, कोई कंडीशन लिख सकते हो, जिस दिन ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिला उस दिन से मर्जर इफेक्टिव होगा, ऐसा भी आप कंडीशंस लिख सकते हो। सो इट इज़ योर चॉइस कि आप अपॉइंटेड डेट कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आप सब डिटेल्स लिखोगे कि जो भी लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड असेट्स है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी वो अभी ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा, जो भी असेट्स है वो ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा, जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा, जो लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर चल रहा है वो अभी ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर चलेगा, जो भी अप्रूवल्स लाइसेंस है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी कंपनी को, और जो भी स्टाफ है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी उसको ऑब्जर्व कर लेगा। सो ये सब चीज़ आपको लिख रहा है। प्लस ट्रांसफरर कंपनी ने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स या डॉक्यूमेंटेशंस में एंटर किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स का क्या होगा वो सब आपको ऑपरेटिंग पार्ट में लिखना है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग पार्ट प्लस आपको देखो क्या लिखा है, यही सब लिखा हुआ है गाइस। अगर तुम देखोगे ना तो ये यहाँ पे यही सब लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, डेट्स, लायबिलिटीज, लाइसेंस, अप्रूवल्स, ठीक है, कंपनी का जो स्टाफ होगा वो, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे एनफोर्स होंगे, डीड्स कैसे एनफोर्स होंगे, एनफोर्समेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो ट्रांसफरर के नाम पे लीगल प्रोसीडिंग्स है वो, ठीक है, हम शेयर्स कैसे अलॉट करेंगे, हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगा
अगर सपोज ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपका ऑथराइज कैपिटल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये सब जनरल चीज़ है जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्कीम, अच्छा हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट गोइंग ऑन टू वाइंडिंग अप प्रोसेस, मतलब पूरा आपको वाइंडिंग अप का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो एक्स लिमिटेड था, मैंने बोला था ना एक्स लिमिटेड स्वाहा हो जाएगा, सो एक्स लिमिटेड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन से अप्रूवल्स मिले हैं और अगर सपोज मान लो अप्रूवल नहीं मिला तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो सब इधर लिखा होगा, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा होता है। ये देखो, दिस इज पार्ट 2, ठीक है। इसमें आप देखोगे ना ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, मतलब क्लियरली इधर लिखा होगा, देखो कोई भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, अगर तुमको दिख रहा है इधर लिखा है एस्टेट, एसेट, प्रॉपर्टी, राइट्स, क्लेम, टाइटल, interest, authorities, including everything whatsoever by the nature whether included in the books or not shall be, यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा and to be vested in the transferee company and as a going concern becomes from the appointed date, appointed date से सारे estates liability अभी transferee company के हो जाएंगे। I hope इतना क्लियर हुआ। सो वैसे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एंड लाइसेंस का क्या होगा, वही लिखा है उसमें, जो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अभी वो सारे ट्रांसफरी कंपनी विल बिकम द पार्टी एंड ऑफ दैट, ठीक है। सो यहाँ पे वो लिखा हुआ। नेक्स्ट अगर देखोगे सारे लायबिलिटीज भी ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ के, हाँ, टैक्स, लीगल टैक्सेशन एंड अदर प्रोसीडिंग्स वो भी ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ देखो वहाँ पे लिखा होगा जो भी फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, ग्रेच्युटी एंड अदर बेनिफिट फॉर द पास्ट सर्विसेज ऑफ सच ट्रांसफरर कंपनी विद द shall be paid by a transferee company। आई होप क्लियर हो गया है कैसे वो स्कीम का जो सेकंड पार्ट है वो ऑब्वियसली फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ये ऑपरेटिंग पार्ट है कि कैसे होता है, ठीक है। हम टैक्सेस को कैसे इफेक्ट देंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे कंप्लाई करेंगे। सो ये तुम्हारा जो पार्ट है वो ऐसा होता है। आई होप बहुत बड़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, वो भी आई डोंट थिंक सो कुछ अलग होता है, सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी के नाम आपको चेंज करने हैं, बाकी तो एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। सब अभी गूगल में मिलता है तो बाकी वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल कैसे अमेंड हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑथोराइज कैपिटल ही फिगर अलग होगा, बाकी तो एवरीथिंग विल बी कॉपी पेस्ट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या दोगे, डिसोल्यूशन देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉन कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द स्कीम द ट्रांसफरर शैल स्टैंड डिसॉल्व, मतलब ट्रांसफरर अभी डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप का प्रोसेस, ठीक है। आई होप वो क्लियर हो गया है, ठीक है। ये सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, बताओ। आई होप ये क्लियर हो गया, यहाँ पे स्कीम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज देयर। अच्छा, यहाँ पे मैम आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि अगर सपोज प्लीज़ आप स्कीम अप्रूव कर दो, आप प्रेयर एंड रिलीफ पार्ट भी आप लिख सकते हो कि प्लीज़ रिक्वेस्ट टू अप्रूव द स्कीम एंड नो पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ फीस फॉर द एप्लीकेशन। आई होप मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी स्कीम फाइल करते हो तो ऑब्वियसली आपको बैंक ड्राफ्ट देना पड़ता है, तो वो बैंक ड्राफ्ट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आई होप, और तो बैंक ड्राफ्ट के जो भी डिटेल्स है वो आपको लास्ट में लिखने पड़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हाउ टू ड्राफ्ट द स्कीम।